नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी वाला और मैं हूं पंकज मौर्य। आज का जो चैप्टर है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 10th क्लास के अंदर बायोलॉजी के अंदर ये सेकंड चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने वातावरण को रिस्पॉन्स करते हैं, अपने हाथ पैर चलाते हैं, ठीक है, काम करते हैं, सारे हाथ पैर उनके सिंक्रोनाइज मैनर में चलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कि हमें कोई इनपुट मिल रहा है, उसी का हम क्या कर रहे हैं? आउटपुट दे रहे हैं, उसे रिएक्ट कर रहे हैं, इसे बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, जैसे क्या लिखा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू वेरियस स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब होता है इनपुट, ठीक है। जो इनपुट आपको मिल रहा है वो कैसा भी हो सकता है, वो हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, जैसे कि आपको टेम्परेचर का एहसास हो कि गर्म है या ठंडा है, वो हो सकता है, या किसी टच है। ये सब क्या है? ये सब इनपुट हैं। इन्हीं का जो रिएक्शन होता है, इन्हीं को हम जो रिएक्ट करते हैं, ये सब किसके अंदर आता है? ये आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। कि किसी ने हमें टच किया तो फिर हमारा हाथ या हमारा पैर कैसे, हमारी बॉडी कैसे उसे रिस्पॉन्स करेगी, ये सब किसके अंदर आता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। प्लांट एंड एनिमल्स बोथ रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बट इन डिफरेंट मैनर, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल्स दोनों रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को, इनपुट के बदले में क्या देते हैं? आउटपुट देते हैं, लेकिन डिफरेंट मैनर में, ठीक है। अब इन सब को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में दो सिस्टम है। पहला सिस्टम है नर्वस सिस्टम, जो ये सब देख रहा है कि हमें मतलब कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है। दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब कि हार्मोन वाला सिस्टम। और नर्वस सिस्टम क्या है? जिसमें ब्रेन काम करता है, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का काम क्या क्या है, फंक्शंस क्या क्या है? क्या फंक्शन है? टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट। हम एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन लेते हैं। कहने का मतलब क्या है? कि हम इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। उसे फिर प्रोसेस करेगा दिमाग, उस पर फिर विचार किया जाएगा कि क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से हम क्या देंगे? आउटपुट देंगे। हमारा दिमाग आउटपुट देगा, हमारी बॉडी क्या देगी? आउटपुट देगी, जो हमने इनपुट लिया है उसके बदले में। और क्या करते हैं? टू एक्ट अकॉर्डिंगली, और उसी के हिसाब से हमारी बॉडी काम करती है, जो हमने इनपुट लिया है उसी के हिसाब से। अब स्टिमुलस क्या होते हैं? अगर सिंपल वर्ड में कहें तो स्टिमुलस क्या है? इनपुट है जो हमने लिया है। जैसे कोई चीज़ हमने देखी है तो देखना क्या है? हमने इनपुट लिया है। कोई चीज़ हमने सुनी है तो क्या किया? हमने कोई चीज़ सुनी है, वो क्या है? हमारे लिए इनपुट है। किसी ने हमें छुआ है, टच किया, तो टच हमारे लिए क्या है? इनपुट है। और इस सब को क्या करें? स्टिमुलस, ठीक है। क्या करें? एनी चेंज इन एनवायरनमेंट और विदिन दैट ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन, एग्जाम्पल टचिंग अ हॉट प्लेट, ठीक है। वही बात है, ये सब क्या है? इनपुट है। रिस्पॉन्स क्या है? जो इनपुट हमें मिला है उसके बदले में हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या रिएक्शन दे रहे हैं। जो रिएक्शन दे रहे हैं वही क्या? रिस्पॉन्स है। द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू दीज चेंजेस, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको क्या हुआ कि कोई स्टिमुलस मिला, कि जैसे आपको हीट लग गई, आपने किसी चीज़ को छुआ और वो बहुत गर्म है, तो आपने क्या किया? हाथ तुरंत हटा लिया। तो जो हमें गर्म लगा वो हमारे लिए इनपुट है, ठीक है। फिर दिमाग के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंची कि ये चीज़ गर्म है, तो दिमाग ने क्या किया कि उसके बदले में हमें आउटपुट दिया, हमें ये फिर आदेश दिया कि अपना हाथ हटा लो। तो जब हमने हाथ हटाया तो हाथ हटाना हमारा क्या? ये हमारा रिस्पॉन्स है, ये हमारा रिएक्शन है, ठीक है। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट? कैसे हम करते हैं कि हमारी बॉडी में इनपुट लेने के लिए कुछ डिवाइसेस होते हैं, इनको बोलते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स का काम क्या है? रिसीव करना, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं? या फिर इन्हें सेंस ऑर्गन भी बोलते हैं, या जो सेंस करें या फिर जो रिसीव करें वो रिसेप्टर हैं, सेंस करें वो सेंस ऑर्गन है, एक ही बात है। रिसेप्टर्स आर सेंस ऑर्गन। कौन कौन से हैं? जैसे इनर ईयर है। इनर ईयर का क्या काम है? इनर ईयर का काम है सुनने का,
ठीक है, और बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। अब ईयर कैसे बैलेंसिंग बॉडी में हेल्प करता है, मतलब बॉडी के बैलेंस करने में हेल्प करता है, ये सब हम जब डिटेल क्लास पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे, ठीक है। डिटेल क्लास के लिए आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। जब भी डिटेल क्लास ऑनलाइन शुरू होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। फिर क्या फोटो रिसेप्टर्स हैं, मतलब कि आँख, ठीक है, आइज़, जिसमें हम क्या करते हैं विजुअल स्टिमुलस आते हैं, हम देखते हैं उसके थ्रू। स्किन का क्या काम है, स्किन पेन, टच, हीट को, इन सब को रिसीव करता है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, वो स्मेल डिटेक्शन का काम करते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, वो टंग में होते हैं और वो टेस्ट डिटेक्शन का काम करते हैं, स्वाद लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है, हमने रिसेप्टर्स देख लिया अपनी बॉडी में कि इनपुट कैसे आएगा हमारी बॉडी में, किस किस डिवाइस के थ्रू इनपुट आ सकता है, ठीक है। अब वो इनपुट जाएगा कहाँ, वो जाएगा ब्रेन में। अब हम देखते हैं ब्रेन में क्या क्या होता है। सबसे पहले जो ब्रेन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, न्यूरॉन है, ठीक है। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन है। इन्हीं से मिलके नर्वस सिस्टम बना है, ठीक है। न्यूरॉन में मेनली न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, क्या, डेंड्राइट क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को लेते हैं। सेल बॉडी या फिर एक्सॉन, ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है इनके थ्रू, किसके, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में क्यों, ये सब क्या होता है जब हम डिटेल क्लास पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर ये 10th में डिटेल में है भी नहीं, ये 12th में है डिटेल में, ठीक है। फिर क्या होता है, साइनेप्स होता है। साइनेप्स क्या, पार्ट वेयर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल मैसेज ऑन फॉरवर्ड ट्रांसमिशन टू नेक्स्ट न्यूरॉन। मेनली अगर सिंपल भाषा में कहें तो साइनेप्स एक ब्रिज है जो क्या करता है, ऐसा ब्रिज है जो एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ता है, ठीक है। इसी के थ्रू जो मैसेज है वो कन्वे करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये फिगर कि इसमें क्या, डेंड्राइट देख रहे हैं आप, डेंड्राइट कहाँ है, ये डेंड्राइट है, ठीक है। ये जो हिस्सा है ये डेंड्राइट है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये सेल बॉडी है आपकी, सेल बॉडी है, एंड एक्सॉन, ये नर्व एंडिंग है। अब मान लीजिए ये नर्व एंडिंग है, यहीं से दूसरी न्यूरॉन जुड़ी है, ठीक है। तो डेंड्राइट के थ्रू जो यहाँ पहली न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन जुड़ी है, तो जो यहाँ ब्रिज होगा उसे क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। साइनेप्स का क्या मतलब है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ एक्सॉन ऑफ एन न्यूरॉन विद द डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। क्या कह रहे हैं कि एक न्यूरॉन है उससे दूसरी न्यूरॉन जुड़ी है, किस तरीके से, कि जो पहली न्यूरॉन का नर्व एंडिंग है वो जुड़ी है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से, ठीक है। जहाँ ये जुड़ते हैं दोनों, वहीं जो जंक्शन होता है उसे ही बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है। अब हमने न्यूरॉन देखा, अब हम देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन वो होते हैं जिसमें दिमाग को सोचना नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे काम जिनमें समय कम हो, हमारे पास सोचने का हमारे पास समय हो ही ना, और हमें क्या करना है, हमें जल्दी से रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। उन्हें बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोल रहे हैं, अ क्विक, सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स, ठीक है। मतलब कि बहुत क्विक, समय है ही नहीं सोचने का कि क्या करना है, जब तक सोचेंगे तब तक शायद नुकसान हो जाए, इसलिए अ क्विक, सडन, इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू सर्टेन स्टिमुलाई दैट इन्वॉल्व्स स्पाइनल कॉर्ड नॉट ब्रेन, ठीक है। ये आप नोट कर लें, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसमें स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है, ना कि ब्रेन का। अब क्यों, ये हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या हुआ, कोई रिफ्लेक्स एक्शन है, मतलब आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ, ठीक है। तो आपको आप क्या करते हैं, आप हाथ को तुरंत हटा लेते हैं। अगर आप हाथ नहीं हटाएंगे तो आप जल जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने किसी गर्म चीज़ को छुआ, तो जब हमने उसे छुआ, टच किया, तो जो इनपुट है कि ये बहुत गर्म है, गर्म चीज़ है, ये इनपुट गया हमारे ब्रेन तक, ठीक है।
ब्रेन से फिर आया इन्फॉर्मेशन। इसमें तो टाइम लग जाएगा कि ये ब्रेन तक जाए, फिर ब्रेन इसके बारे में सोचे कि ये कितना गर्म है, हाथ हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, फिर वो डिसीजन लेगा कि हाँ हटा दो, फिर उसे उस डिसीजन को भेजेगा आपके मसल्स तक, आपके हाथ तक, तब हाथ हटेगा। इसमें तो काफ़ी देर लग जाएगी, तो क्या होगा, उससे हाथ जल जाएगा, मतलब कि नुकसान हो जाएगा। तो ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन ने कुछ शॉर्टकट्स बना रखे हैं, ठीक है, कुछ शॉर्टकट्स बना रखे हैं जिनके थ्रू क्या होता है, ब्रेन को कुछ काम नहीं करना पड़ता, उन्हीं शॉर्टकट्स के थ्रू काम हो जाता है। उन्हें बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। कि क्या हुआ इसमें जो छोटा तरीका है, छोटा पाथ है, वो अपनाता है ब्रेन। ब्रेन क्या करता है, जैसे इसमें आपने छुआ, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन आपके कहाँ गई, स्पाइनल कॉर्ड तक गई। स्पाइनल कॉर्ड में पहले ही से फीड है कि अगर आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो क्या होगा, आपको हाथ हटाना पड़ेगा, ये पहले ही से फीड है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। ये क्या हुआ, शॉर्टकट्स हैं ये। तो स्पाइनल कॉर्ड से तुरंत मैसेज आया हाथ को कि हाथ हटा लो, ठीक है। तो इसमें हमारा टाइम भी नहीं लगा और हमारी बॉडी बच भी गई, नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। यही क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। और रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथ होता है उसे ही बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। द पाथवे थ्रू विच इम्पल्स पासेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। अब क्या होता है रिफ्लेक्स आर्क में, देखिए ये क्या है, फिगर के थ्रू समझते हैं। कोई स्टिमुलस है, हमें इनपुट मिला, हमें हीट का इनपुट मिला, तो हमारे जो रिसेप्टर ऑर्गन है, स्किन में रिसेप्टर्स हैं, उन्होंने महसूस किया कि ये गर्म है, हीट है, ठीक है। तो सेंसरी नर्व्स के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन, जो हीट की इन्फॉर्मेशन है कि ये गर्म है, कहाँ पहुँची, स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड ने मोटर नर्व्स के थ्रू क्या किया, डिसीजन अपना सुना दिया, कि डिसीजन भेज दिया, आदेश भेज दिया कि हाथ हटा लीजिए, ठीक है। और हमारी मसल्स ने उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड किया और हाथ हमारा हटा लिया। इसमें क्या हुआ, इसमें जो दिमाग इन्वॉल्व नहीं है, आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ब्रेन तक जब तक इन्फॉर्मेशन जाएगी तब तक तो आप जल चुके होंगे। तो ये शॉर्ट पाथवे है, ठीक है, शॉर्टकट्स है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, कि हम जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो किस टाइप का है, वो कैसे कैसे हो सकते हैं। रिस्पॉन्स जो होता है वो वॉलेंट्री हो सकता है, ठीक है। वॉलेंट्री का मतलब क्या है, मतलब कि जो आपके बस में हो, ठीक है, जिसे आप कंट्रोल कर सकें, वो है वॉलेंट्री। कंट्रोल्ड बाय फोरब्रेन, ये फोरब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आपके ब्रेन का एक हिस्सा है फोरब्रेन, जो आगे वाला हिस्सा उसे बोलते हैं फोरब्रेन, जो बीच वाला हिस्सा उसे बोलते हैं मिड ब्रेन, और जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं हैंड ब्रेन, ठीक है। तो वॉलेंट्री जो मूवमेंट्स होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं फोरब्रेन के थ्रू। एग्जाम्पल क्या है, टॉकिंग एंड राइटिंग, ये सब आपके वॉलेंट्री हैं, आपके कंट्रोल में है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ना टॉकिंग क्या हो जाता है, इनवॉलेंट्री भी हो जाता है, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री वो होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती चीज़ें, वो होती इनवॉलेंट्री, कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन, ठीक है। जैसे हार्ट बीट हो गया, आपके कंट्रोल में नहीं है, वॉमिटिंग आपके कंट्रोल में नहीं है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट वो भी कंट्रोल में नहीं है, ये सब क्या इनवॉलेंट्री। तीसरा जो रिस्पॉन्स है वो है रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, आपको पता है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या, वही फेमस वाला एग्जांपल है विड्रॉल ऑफ हैंड्स ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, हमने रिस्पॉन्सेस देखे किस टाइप के हैं, न्यूरॉन हमने देखा, रिफ्लेक्स एक्शन हमने देखा। अब जो बारी है वो है नर्वस सिस्टम की, और नर्वस सिस्टम के क्या क्या पार्ट होते हैं वो हम देखते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या क्या पार्ट है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में जो पहला पार्ट है और जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास फोरब्रेन है, ठीक है, मतलब कि हमारे पास ब्रेन है एंड स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ब्रेन में क्या है, ब्रेन के 3 पार्ट जैसे मैंने आपको बताया था, फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन, ठीक है। जो सेकंड टाइप का
आपके पास जो सेकेंड टाइप का नर्वस सिस्टम है आपके पास, वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, क्रेनियल नर्व्स होती हैं एंड स्पाइनल नर्व्स होती है। क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स से मिलकर क्या बना है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं, ये ब्रेन से निकलती हैं, और स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। ठीक है, इन सबको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब एक्चुअल क्लास होगी। ठीक है, अब तीसरा टाइप क्या है, तीसरा टाइप है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जैसे बोलते हैं एएनएस। ठीक है, इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, इसे भी हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ठीक है, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमारे ब्रेन में क्या क्या होता है। ठीक है, तो हमारे ब्रेन के कितने हिस्से हैं, हमारे ब्रेन के 3 हिस्से हैं। पहला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन आगे वाला हिस्सा है, ब्रेन के आगे वाला हिस्सा, मिड ब्रेन जो मिडल में है, बीच वाला, एंड हैंड ब्रेन जो पीछे वाला हिस्सा है। ठीक है, तो फोर ब्रेन में क्या होता है, ठीक है, फोर ब्रेन मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन है, मतलब सबसे कॉम्प्लेक्स है, सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स काम होता है वो यहीं होता है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है सेरिब्रम। ठीक है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है सेरिब्रम। फंक्शन क्या क्या है इसके, फोर ब्रेन मतलब क्या क्या काम करता है, सबसे कॉम्प्लेक्स काम करता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपके दिमाग का ये, तो काम क्या करता है, ये थिंकिंग का काम करता है। ठीक है, आपको जो भी सोचना चलता है वो सब कहाँ चल रहा है, सेरिब्रम के अंदर, मतलब कि फोर ब्रेन के अंदर। कंट्रोल दी वॉलेंट्री एक्शन, जो आपके वॉलेंट्री एक्शन है, जो आपके मतलब कंट्रोल में, वो सारे एक्शन कहाँ से होते हैं, रेगुलेट कंट्रोल कहाँ से होते हैं, वो होते हैं फोर ब्रेन से। स्टोर इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर करता है। ठीक है, और हंगर से भी रिलेटेड है कि आपको भूख लग रही है कि नहीं लग रही है, कम लग रही है, ज़्यादा लग रही है, ये सब भी कहाँ होता है, ये सब भी फोर ब्रेन में होता है, सेरिब्रम में होता है। ठीक है, रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट एंड इंटीग्रेटेड, और क्या करता है, सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करता है। आपको किसी ने छुआ है तो किस टाइप का ये टच है, वो भी कहाँ जाएगा, वो भी जाएगा आपके फोर ब्रेन के अंदर। आपको किसी ने टच किया तो फोर ब्रेन फिर सोचेगा कि ये किस टाइप का टच है। ठीक है, ये सब भी कहाँ होता है, फोर ब्रेन में होता है। मिड ब्रेन में क्या हो रहा है, मिड ब्रेन के 2 पार्ट हैं, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होती है, ये हार्मोन सिक्रेट करती है, ये एंडोक्राइन पार्ट में आता है। ठीक है, इसका काम क्या है, हार्मोन सिक्रेट करना। हार्मोन्स क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। हाइपोथैलेमस का काम क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन का काम है। अब हम आ जाते हैं हैंड ब्रेन में। हैंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं, एक सेरिबेलम, सेरिबेलम और सेरिब्रम। सेरिब्रम फोर ब्रेन का हिस्सा है, आगे वाले ब्रेन का हिस्सा है, और सेरिबेलम पीछे वाले ब्रेन का हिस्सा है। ठीक है, दूसरा क्या, मेडुला, तीसरा है पोन्स। अब सेरिबेलम का क्या काम है, कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस, आपकी बॉडी का जो बैलेंस है उसको कंट्रोल करता है क्या, सेरिबेलम, मतलब कि पीछे वाला हिस्सा दिमाग का। दूसरा, कंट्रोल प्रिसिजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन, जो आप वॉलेंट्री एक्शन करते हैं वो कितनी सटीकता से कर रहे हैं, कितनी सटीक से कर रहे हैं, ये सब कौन कंट्रोल करता है, ये हैंड ब्रेन कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है, ठीक है, कोई क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ ब्रेन, ठीक है, वो आपको आपका कहाँ गया, सबसे पहले ये गया फोर ब्रेन में, सेरिब्रम में। सेरिब्रम ने क्या किया, इस क्वेश्चन को देखा और इसके हिसाब से उसने फाइल निकाल के रख दी, कौन सी, ब्रेन वाली, कि इस फाइल में ब्रेन के बारे में सब कुछ लिखा है, बस काम ख़त्म हो गया सेरिब्रम का। अब आपको उस फाइल से लिखना है तो आप पहले पेज से लिखिए, दूसरे से लिखिए, तीसरे से, या लास्ट पेज से, आपको लिखना है क्या, क्वेश्चन के हिसाब से। तो आप कौन से पेज से पहले लिखेंगे, ये सब डिसाइड कौन करता है, ये सब डिसाइड करता है सेरिबेलम, कि कितनी सटीकता से आप कौन सी चीज़ लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट भी कितने अच्छे से खेल रहे हैं, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है, ये सब डिसाइड कर रहा है क्या,
हाइंड ब्रेन, आपके वॉलेंट्री एक्शन कितनी सही तरीके से हो रहे हैं, कितने सटीकता से हो रहे हैं, ये डिसाइड करता है सेरिबेलम। मेड्यूला क्या काम करता है, कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन, आपके इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, सलाइवेशन हो गया, मतलब कि मुंह में लार का आना, या वॉमिटिंग हो गया, ठीक है। पोन्स क्या करता है, पोन्स भी इनवॉलेंट्री एक्शन करता है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन, जो रेस्पायरेशन से रिलेटेड है, सांस लेने से रिलेटेड है, वो कहाँ सब चीज़ें चल रही हैं, वो हो रही हैं पोन्स में, ठीक है। अब हम देखते हैं ये ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, वो ये आपका फोर ब्रेन है, ठीक है। ये फोर ब्रेन है, ये आगे का हिस्सा, ठीक है, ये आगे का हिस्सा, बीच वाला हिस्सा आपका मिड ब्रेन है, ठीक है, ये मिड ब्रेन है, एंड हैंड ब्रेन ये वाला है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, एंड फिर यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है। ये आपका हाइपोथैलेमस है मिड ब्रेन में, और यही क्या है, पिट्यूटरी है, ठीक है, मिड ब्रेन। और हैंड ब्रेन में क्या है, पोन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जाहिर सी बात है, प्रोटेक्शन तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉडी का सबसे नाजुक और सबसे ज़रूरी हिस्सा है, तो इसकी हमें सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो प्रोटेक्शन हम कैसे करते हैं ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड बलून विच एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर एंड एनक्लोज्ड इन क्रेनियम। क्रेनियम मतलब कि ब्रेन बॉक्स, जो हमारी खोपड़ी है, वो मतलब ब्रेन हमारा हड्डी के अंदर, इस खोपड़ी के अंदर है, उसे बोल रहे हैं क्रेनियम। और उसके अंदर भी एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से, जिसका काम क्या है, जो शॉक होते हैं या फिर जो थोड़ी सी हलचल है उसे कंट्रोल करना, ठीक है। इस तरीके से हम अपनी ब्रेन को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, वर्टिब्रल कॉलम की मदद से, ठीक है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर हमारी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू कैसे होता है, मतलब कि वही वाला एक्शन कि रिफ्लेक्स आर्क में क्या हो रहा था, इन्फॉर्मेशन हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक जा रही थी, यहाँ क्या होगा, इन्फॉर्मेशन हमारी जाएगी कहाँ तक, ब्रेन तक, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे कि हमारे जो रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी में, उन्होंने कोई भी इनपुट लिया और उस इनपुट को कहाँ भेजा जाएगा, उस इनपुट को भेजा जाएगा ब्रेन तक। फिर ब्रेन क्या करेगा, उस इनपुट पे प्रोसेस करेगा कि इसका क्या करना है, क्या नहीं करना। फिर उस हिसाब से क्या करेगा, आदेश देगा, ऑर्डर देगा कि ये करना चाहिए। वो ऑर्डर आएगा कहाँ, आपके टारगेट ऑर्गन तक। फिर वो टारगेट ऑर्गन क्या करेगा, उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे आप मान लीजिए क्या हुआ कि आपने कोई चीज़ देखी है, ठीक है, आपने कोई चीज़ देखी है, तो आपने जो देखा है वो आपके जाएगा ब्रेन तक, ठीक है। फिर ब्रेन उस पर क्या करेगा, डिसीजन लेगा कि इसे डिलीट करना चाहिए या इसे मेमोरी में सेव करना चाहिए, ठीक है। ये सब क्या है, ये है कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। देखते हैं क्या हो रहा है। या फिर ऐसे मान लीजिए, दूसरा एक्शन देख लीजिए, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। क्या हो रहा है कि आपको क्या करना है, आपको किसी ने थप्पड़ मारा है, ठीक है। तो क्या हुआ, आपको ये इनपुट मिला कि आपको थप्पड़ लगा है, तो ये इनपुट कहाँ गया, आपके ब्रेन के पास गया। ब्रेन क्या सोचेगा कि इसका क्या करना है, हमें रिप्लाई करना है या फिर हमें रिप्लाई नहीं करना। और रिप्लाई करना है तो हमें कैसे करना है, वापसी में हमें थप्पड़ मारना है या फिर हमें कुछ बोलना है या फिर वहाँ से चले जाना है। ये सब क्या करेगा, दिमाग सोचेगा। फिर दिमाग सोचेगा कि अरे थप्पड़ मारेंगे तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, कैसा इंसान है, कैसी सिचुएशन है, उस हिसाब से दिमाग क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। अगर उसने थप्पड़ मारने का डिसीजन लिया, आपके दिमाग ने क्या डिसीजन लिया कि थप्पड़ मारना है, तो क्या करेगा, दिमाग इस जो डिसीजन लिया इस ऑर्डर को भेजेगा आपके हाथ तक, आपके टारगेट ऑर्गन तक। और हाथ क्या करेगा, हाथ उसी हिसाब से चलेगा और उस आदमी को क्या कर देगा, थप्पड़ एक जड़ देगा, ठीक है। ये क्या होता है, पूरा पाथवे है, ठीक है। क्या ये पूरा पाथवे है जिसकी इस पाथवे के थ्रू ही हर एक इन्फॉर्मेशन क्या करती है, प्रोसेस की जाती है, ओके।
अब देखते हैं, हमने देखा कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन किस टाइप से होता है, ठीक है। हमने ब्रेन देखा कि ब्रेन के क्या क्या उससे होते हैं, काम क्या होता है, ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है, एंड जो मेन एक्शन है वो कैसे होता है, कैसे इंफॉर्मेशन दिमाग तक जाती है, ब्रेन तक जाती है, और ब्रेन कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। रिसेप्टर से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन किसके थ्रू जाती है, ये जाती है सेंसरी नर्व्स के थ्रू, ठीक है, सेंसरी नर्व्स के थ्रू। और जो दिमाग में ऑर्डर देता है वो टारगेट ऑर्गन तक किसके थ्रू आती है, मोटर नर्व्स के थ्रू, ठीक है, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, ठीक है। तो प्लांट में दो टाइप हैं, एक है मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, ठीक है, ऐसा मूवमेंट जो ग्रोथ पे डिपेंड करे, और दूसरा है मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ऐसा मूवमेंट जो ग्रोथ पे डिपेंड ना करे। दूसरा वाला पहले देखते हैं कि जो मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है वो कैसे होता है। जैसे इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ठीक है, इमीडिएट रिस्पॉन्स आ जाता है इसमें जो इनपुट मिला है। जैसे कि टच मी नॉट प्लांट होता है, टच मी नॉट प्लांट को हिंदी में बोलते हैं छुई मी का पौधा, ठीक है। जैसे ही आप उसे छुएंगे, आप उसे टच करेंगे तो उसकी पत्तियां क्या हो जाती हैं, उसकी पत्तियां एकदम सिकुड़ जाती हैं, आपस में बंद हो जाती हैं, ठीक है। इस टाइप का जो रिस्पॉन्स है उसे बोलते हैं मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। ये इसमें कहीं ग्रोथ नहीं हो रही, मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन बॉडी में कहीं ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। दूसरा जो है वो है मूवमेंट डिपेंडेंट ग्रोथ। मूवमेंट होगा, ग्रोथ पे डिपेंड होगा, कैसे, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। ये किस टाइप के होते हैं, फोटोट्रॉपिज्म हो सकता है, मतलब कि लाइट के रिस्पॉन्स में ग्रोथ हो सकती है। जियोट्रॉपिज्म हो सकता है ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में, जैसे कि जड़ें होती हैं, जड़ें कहाँ जाती हैं, हमेशा जड़ें जाती हैं मिट्टी के अंदर, मतलब ग्रेविटी की तरफ, ठीक है। कीमोट्रॉपिज्म हो सकता है केमिकल के रिस्पॉन्स में, केमिकल के तरफ ग्रोथ, ठीक है। हाइड्रोट्रॉपिज्म हो सकता है पानी की तरफ ग्रोथ, ठीक है। ये कैसे मूवमेंट है, मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन कैसे है ग्रोथ, ठीक है। प्लांट्स हार्मोन देख लेते हैं। अब हम आगे एंडोक्राइन सिस्टम पे, ठीक है। हमने नर्वस सिस्टम देखा कि एनिमल में नर्वस सिस्टम कैसा होता है और जो प्लांट्स होते हैं उनमें किस टाइप का होता है, ठीक है। अब हम देखें एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स क्या क्या होते हैं, हार्मोन्स एक्चुअली में होते क्या, हार्मोन्स होते हैं जो बहुत ही छोटे ऐसे केमिकल जो बहुत ही कम मात्रा में निकलते हैं, और इनका इफ़ेक्ट कैसा होता है, अच्छा खासा होता है, इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है और निकलते ये बहुत ही कम मात्रा में है, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स आर केमिकल कंपाउंड्स विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। मेन जो प्लांट हार्मोन्स हैं वो हम देख लेते हैं कौन कौन से। पहला है ऑक्सीजन, जो कहाँ बनता है, शूट टिप पे बनता है। काम क्या है इसका, हेल्प इन ग्रोथ, ग्रोथ में हेल्प करता है, और क्या करता है, फोटोट्रॉपिज्म को कंट्रोल करता है, ठीक है। दूसरा हार्मोन है जिबरलिन, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ स्टेम, स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है। तीसरा है साइटोकाइनिन, प्रमोट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। एंड एब्सिसिक एसिड के ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन का उल्टा करता है, ये ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिट ग्रोथ, ठीक है। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। हार्मोन्स इन एनिमल्स, ठीक है, इसे पढ़ते हैं। हार्मोन्स इन एनिमल्स क्या होता है, अब यहाँ भाई वही चीज़ लिखी है कि हार्मोन्स क्या होते हैं, दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है, सिक्रेटेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट्स में सिक्रेट हो रहे हैं, ठीक है, बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टिश्यू के द्वारा। इन्हें क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड क्या होती हैं, ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड वो होती हैं जिनमें डक्ट नहीं होती, ठीक है। ये डायरेक्ट क्या करते हैं, ये ग्लैंड अपना जो सिक्रीशन है, जो केमिकल सिक्रीशन है, वो डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देती हैं, ठीक। इनके पास कोई स्पेशल डक्ट नहीं है कि जिसके थ्रू कोई जाए, मतलब कहने का क्या मतलब है, एक टंकी है आपके पास, ठीक है, उससे पानी जा रहा है, तो उससे पानी जा रहा है पाइप्स के थ्रू, अगर पाइप के थ्रू जा रहा है तो वो डक्ट वाली ग्लैंड हो गई, जो पाइप है वो डक्ट हो गए, ठीक है, और जो टंकी है वो ग्लैंड होगी, तो वो डक्ट वाली ग्लैंड है, ठीक है। अगर उसी टंकी से पाइप के थ्रू पानी नहीं जा रहा, बस ऐसे ही फैल रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, वहाँ कोई पाइप है ही नहीं, तो उसे बोलेंगे डक्टलेस, वहाँ कोई डक्ट है ही नहीं।
जो एक्चुअली में डक्ट क्या है, डक्ट एक पाइप के थ्रू होती हैं, पाइप जैसी होती हैं, ठीक है। दे एक्ट ऑन टारगेट टिश्यू ऑर्गन यूजली अवे फ्रॉम देयर सोर्स, जहाँ से वो निकलते हैं हार्मोन वहाँ से काफ़ी दूर तक उनका इफेक्ट रहता है, काम करते हैं। मतलब बॉडी में हम कहीं भी हार्मोन निकलेगा तो और काम कहाँ करेगा, पूरी बॉडी पे करेगा, ठीक है। इफेक्ट पूरी बॉडी पे उसका दिखेगा। एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू केमिकल कंपाउंड्स कॉल्ड हार्मोन्स, ठीक है। हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ हार्मोन्स जो ग्लैंड्स होती हैं वो कहाँ कहाँ होती हैं। हाइपोथैलेमस आप देख रहे हैं कहाँ है, हाइपोथैलेमस ये है, और पिट्यूटरी कहाँ है, मिड ब्रेन में है, ठीक है। पैराथायरॉयड एंड थायरॉयड कहाँ है, नेक रीजन में है, ठीक है, हार्ट के पास। एंड एड्रीनल ग्लैंड कहाँ, एड्रीनल ग्लैंड आपकी किडनी के ऊपर है, ठीक है। पैनक्रियाज कहाँ, आपका जो स्टमक है वहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद ओवरी फीमेल्स में होती है, ठीक है। एंड टेस्टिस क्या होते हैं, मेल में होते हैं, लोअर पार्ट रीजन में, ठीक है। अब हम काम देखते हैं कि इन हार्मोन्स के काम क्या हैं, ठीक है। जैसे थायरॉक्सिन है, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन किससे निकलता है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। थायराइड ग्लैंड होती कहाँ है, नेक रीजन में होती है। काम क्या है, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और फैट होते हैं, प्रोटीन होता है, इन सब पे काम करने का काम किसका होता है, थायरॉक्सिन का होता है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलते हैं, ग्रोथ हार्मोन निकलते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड होती कहाँ, मिड ब्रेन में होती है। काम क्या है, ग्रोथ का काम है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बॉडी का कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है। और होती कहाँ है एड्रीनल ग्लैंड, वो होती है आपकी जो किडनी है, दोनों किडनी के ऊपर होती है, ठीक है। काम क्या है इसका, इसका काम है जब भी आपको डर लगता है तो ये आपके, आप डरें ना, ठीक है, उसमें हेल्प करती है, आपको हिम्मत देती है। क्या करती है ये, रेगुलेशन इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर, आपके ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है। आपके हर एक बॉडी को ज़्यादा ब्लड मिलता है, हर एक बॉडी पार्ट को ज़्यादा ब्लड मिलता है, जिससे बॉडी पार्ट क्या करते हैं, अच्छे से क्या करते हैं, काम कर पाते हैं। जैसे आप किसी चीज़ से डर गए हैं, ठीक है, तो क्या होगा, बॉडी डर गई है, ठीक है, तो अब बॉडी को ज़रूरत है कि वो उस चीज़ से ना डरे, उससे फाइट करे, ठीक है। तो क्या करेगा, इस टाइम क्या निकलेगा, एड्रीनलिन निकलेगा। और एड्रीनलिन क्या करेगा, आपके हार्ट को क्या करेगा, ज़्यादा काम करने पे मजबूर करेगा, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। और उससे क्या होगा, आपका जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाएगा। ब्लड फ्लो मतलब कि ब्लड हर एक ऑर्गन तक ज़्यादा पहुँचेगा। और जब ब्लड हर एक ऑर्गन तक ज़्यादा पहुँचेगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँचेगी, और ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँचेगी तो वहाँ एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, जिससे आपको पूरी बॉडी में एनर्जी मिलेगी, जिससे आप उस सिचुएशन से, जिस सिचुएशन से आप डरे हैं उससे लड़ सकते हैं, ठीक है। ये किसका काम है, ये एड्रेनालिन का काम है, ठीक है। इसे इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी में निकलता है। इमरजेंसी कब आती है, जब आप डर गए हैं, कोई आपके सामने ऐसी दिक्कत आ गई है, ठीक है, तो इसे इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। सेक्स हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल्स। टेस्टोस्टेरोन मेल में निकलता है, कहाँ से निकलेगा, टेस्टिस से निकलेगा। और ओवरीज से कौन सा निकलता है, एस्ट्रोजन, जो कि फीमेल में निकलता है, ठीक है। इनका काम क्या है, जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है मेल एंड फीमेल में, वो इन हार्मोन की ही वजह से होती है, ठीक है। कि मेल में क्या चेंजेस आ रहे हैं जब वो बड़ा होता है, एंड फीमेल में क्या चेंजेस आ रहे होते हैं जब वो बड़ी होती है। तो ये जो चेंजेस आते हैं ये किसकी वजह से आते हैं, सेक्स हार्मोन की वजह से आते हैं। जैसे कि मेल्स जब बड़े हो रहे होते हैं, छोटे से जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्शन फेज में आते हैं, तो जैसे उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, उनकी बॉडी पे बाल आने लगते हैं, ये सब किसकी वजह से होता है, एंड स्पर्म बनने लगता है उनके अंदर, ये सब किसकी वजह से होता है, सेक्स हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन है वो है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन आपको याद करना है डायबिटीज़ से, ठीक है। डायबिटीज़, इंसुलिन, इंसुलिन, डायबिटीज़। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है। पैनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो कि मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक है। ये हार्मोन भी निकालती है, ठीक है। ये डक्टलेस भी है और डक्ट वाली ग्लैंड भी है, ठीक है। एंजाइम भी निकालती है और हार्मोन भी निकालती है।
ठीक है। हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा तो हमने पैनक्रियाज पढ़ा होगा कि पैनक्रियाज से क्या निकल रहा था, पैनक्रियाटिक जूस निकल रहा था, जो कि किस पे काम कर रहा था, प्रोटीन्स वगैरह पे काम कर रहा था। ठीक है, ये काम होती है बिलो स्टमक, स्टमक के नीचे होती है। ठीक है, इसका काम क्या है, रिड्यूस एंड रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। जो ब्लड में आपका शुगर लेवल है उसको ये रिड्यूस करता है या रेगुलेट करता है कि ब्लड में जो शुगर है वो एक सही मात्रा में बना रहे। कि ये काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। अब हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं और अगर वो कम पड़ जाए या ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, जैसे कि हार्मोन्स हैं। अब हार्मोन हमारी बॉडी में कम पड़ जाए तब भी दिक्कत है और ज़्यादा हो जाए तब भी दिक्कत है। जैसे ग्रोथ हार्मोन है, तो अगर वो कम निकले तो हमारी बॉडी की ग्रोथ कम होगी, हम छोटे रह सकते हैं या हमारे बॉडी पार्ट्स छोटे रह सकते हैं। या फिर वो ज़्यादा मात्रा में निकल आए तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है, आयोडाइज्ड साल्ट इज़ नेसेसरी बिकॉज आयोडाइज्ड साल्ट नेसेसरी है। क्यों, हमें बोला जाता है कि हमें अपने खाने में आयोडीन लेनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नमक खाना चाहिए जिसमें आयोडीन हो। क्यों, क्योंकि जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसके बनने में आयोडीन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आयोडीन नहीं होगा तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड होगी वो क्या हो जाएगी, वो थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी, वो उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, तो जो बीमारी होती है आयोडीन की कमी से उसे क्या बोलते हैं, गोइटर, घेंगा रोग। ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपके गले में ये थोड़ा सा फूल जाता है। ठीक है, एंड डायबिटीज़ जो बीमारी होती है, आपने सबने सुना होगा डायबिटीज़ क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इंसुलिन हमारी बॉडी में सही से बन नहीं रहा होता है। इंसुलिन का काम क्या है, शुगर लेवल है जो आपकी बॉडी का, उसे कम करना। आपके ब्लड में जो शुगर है अगर बढ़ जाए तो उसे कम करना। ठीक है, अगर इंसुलिन निकलेगा नहीं तो क्या होगा, शुगर बढ़ता जाएगा, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या है, शुगर को कम करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपका इंसुलिन, आपका पैनक्रियाज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, जिस वजह से इंसुलिन नहीं निकलता और आपकी बॉडी में जो आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, इसी बोलते हैं डायबिटीज़। ठीक है, और उसके लिए कई सारे ट्रीटमेंट होते हैं। अब देखते हैं फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। फीडबैक मैकेनिज्म उसी तरीके से काम करता है जैसे आपके स्कूल में फीडबैक लिया जाता है। ठीक है, तो फीडबैक मैकेनिज्म किस तरह काम कर रहा है, जैसे कि आपका स्कूल में फीडबैक लिया जाता है, जैसे मतलब पेरेंट्स मीटिंग हुई आपके यहाँ पे, तो क्या हुआ जाता है, क्या किया जाता है, आपका फीडबैक दिया जाता है पेरेंट्स को कि ये कम पढ़ रहा है या इसकी ये कमी है, वो कमी है, तो घर पे जाके आप इसका ये कमी दूर करिए या फिर आप इसका ट्यूशन लगाइए, ये सब होता है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपका फीडबैक लिया जा रहा है। ऐसे ही यहाँ होता है फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है जैसे मान लीजिए कोई हार्मोन निकला, पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन निकला। ठीक है, उसने बॉडी में एक टारगेट ऑर्गन पे काम किया, तो क्या किया, अब काम हो गया तो पिट्यूटरी फिर क्या करेगी, पिट्यूटरी उस जो ऑर्गन है उससे फीडबैक लेगी अपने हार्मोन का। ठीक है, जैसे कि बोलेगी कि इस हार्मोन ने कैसे काम किया, कितना काम किया, कम है या ज़्यादा पड़ गया हार्मोन, मतलब कि कम पड़ा है या ज़्यादा पड़ा है। अगर ज़्यादा पड़ा है तो उसे रोक देगी कि अब हम आपको ज़्यादा हार्मोन नहीं देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, और कम पड़ गया तो और दे देगी। ठीक है, ये सब फीडबैक मैकेनिज्म में आता है। ठीक है, जैसे क्या हो रहा है आपको इस देख लेते हैं, शुगर लेवल इन ब्लड, आपका शुगर लेवल जो ब्लड में है वो बढ़ गया। ठीक है, अब शुगर लेवल बढ़ गया तो ये सब किसके काम है, ये सब इंसुलिन का काम है, मतलब कि पैनक्रियाज का काम है। तो ये इन्फॉर्मेशन पैनक्रियाज के पास जाएगी। ठीक है, कि भैया शुगर लेवल बढ़ गया है ब्लड में, तो पैनक्रियाज क्या करेगा पैनक्रियाज क्या करेगा, इंसुलिन बनाएगा, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन का काम है जो शुगर बढ़ गया आपके ब्लड में उसे कम करना। ठीक है, तो इंसुलिन बनाएगा, तो इंसुलिन क्या करेगा, जाके ब्लड में शुगर को कम कर देगा। ठीक है, अब शुगर कम हो जाएगा, फिर थोड़े समय बाद पैनक्रियाज क्या लेगा, पैनक्रियाज ब्लड से फीडबैक लेगा, वहाँ से फीडबैक लेगा, जानकारी लेगा
कि कम हो गया है कि नहीं हो गया है, मतलब कि अगर कम नहीं हुआ तो और इंसुलिन भेजा जाए, या कम हो गया तो इंसुलिन को रोक दिया जाए। क्या करेगा, वहाँ से फीडबैक लिया। अब फीडबैक उसे मिला कि हाँ मतलब जो शुगर लेवल है वो कम हो गया है, तो ये फीडबैक लेने के बाद पैनक्रियाज क्या करेगा, अपने इंसुलिन को रोक देगा, क्योंकि जो इंसुलिन का काम है वो हो चुका है। ठीक है, ज़्यादा इंसुलिन निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा भी अगर निकलेगा तो वो भी बॉडी को नुकसान करेगा। तो पैनक्रियाज क्या करेगा, इंसुलिन को रोक देगा। ठीक है, और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर निकाल लेगा। इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या पढ़ा कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हो रहा है किसके थ्रू, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये आपका चैप्टर यहीं तक है। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हम वो देखते हैं, क्विक रिवीजन। नर्वस सिस्टम के अंदर हमने CNS, PNS एंड ANS देखे। ठीक है, उसमें हमने ब्रेन को पढ़ा कि ब्रेन के 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट के काम क्या क्या हैं वो हमने देखे। रिफ्लेक्स एक्शन हमने देखा। ठीक है, प्लांट्स में हमने देखा मूवमेंट कैसे होता है। एंड हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा कि जो प्लांट्स में हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन एंड जिबरलिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, एब्सिसिक एसिड, इन सब के क्या काम है। और जो एनिमल्स में हार्मोन निकलते हैं, ह्यूमन बॉडी में निकलते हैं, उन सब का क्या काम है कि कौन सा हार्मोन कहाँ से निकलता है। एंड हमने देखा कि ये सब हार्मोन निकलने का जो प्रोसेस है वो कैसे कंट्रोल किया जाता है। ये कंट्रोल किया जाता है फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, तो आपका चैप्टर ये सेकंड चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है।